हाँ तो बच्चों आज जो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की एक्टिविटीज से रिलेटेड हमें एक स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी। तो पहले थोड़ा सा फॉर्मेट लिखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझेंगे, एक्सपेक्ट से इसके समझेंगे, मीनिंग समझेंगे क्या होता है। तो आओ जी। सबसे पहले तो यही सुन आपने देखना है कि तीन टाइप की एक्टिविटी होती है बिजनेस में। एक होती है फाइनेंसिंग, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है जी। दूसरा इन्वेस्टिंग, जो फिक्स एसेट वगैरह खरीदी बेची उससे रिलेटेड। और थर्ड टाइप की एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका मतलब कि जो डे टू डे बेसिस पे आप सेल जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करते हैं और फिर लास्ट में सेल जनरेट होती है। सेल जनरेशन से, आरएफओ से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जब सेल होती है वहां से कुछ पैसा इनफ्लो होता है। और जो एक्सपेंसेस हैं ऑब्वियस है, उसको जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे, वो आउटफ्लो हो जाएगा। तो उनका डिफरेंस, उस एक्टिविटी में ऑपरेटिंग में कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले आपको एक फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ, आप साथ साथ फॉर्मेट लिखें, धीरे धीरे मीनिंग समझेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। पर्टिकुलर्स, रुपीज और रुपीज। आओ जी। सबसे पहले पहली एक्टिविटी हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों इसको समझाने के लिए थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, बेस आपका बन जाएगा। हमारे ना दो मेथड होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट तरीका। दूसरा हो गया जी आपका इनडायरेक्ट। हमारे कोर्स में डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है। ठीक है। मगर उसके लिए थोड़ा सा बेस आपको पहले बताना चाहिए कि डायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट का मतलब सीधा मेथड, इनडायरेक्ट मतलब उल्टे तरीके से। हमें निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जितना फ्लो आया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो मिक्स रख दिया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं जी। तो देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो डे टू डे आपकी डेली बेसिस पे होती है। जैसे प्रोडक्शन हो रही है, मान लो पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पेन की प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, वेजेस वगैरह एम्प्लॉयज को देने पड़ेंगे, वो सेल करेंगे। और बाकी जो भी खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो प्रोडक्शन फाइनल होती है, फिर उसको सेल कर देते हैं पेन को। जो भी प्रोडक्शन आपकी फाइनल प्रोडक्ट को सेल कर दिया, सेल से कुछ पैसा जनरेट होगा। वो जो पैसा जनरेट होगा सेल से, वो इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो, पैसा आ रहा है, हमें कैश की स्टेटमेंट बनानी है। जो पैसा आ रहा है तो वो लिखेंगे। उसमें से जो भी परचेजेस की हैं आपने, रॉ मटेरियल खरीदा है, और जो भी एक्सपेंसेस सेल्स को जनरेट करने के लिए किए हैं, वो सारे आउटफ्लो आपने पेमेंट करी है, वो माइनस हो जाएगा। माइनस होके आपका जो बचेगा उसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या आप वैसे कह सकते हैं कि इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनफ्लो निकालना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है इनफ्लो है, नेगेटिव आ रहा है तो आउटफ्लो है। तो ये तो बेसिक मीनिंग होता है आपका डायरेक्ट तरीके का। अब हमारे कोर्स में डायरेक्ट तो है नहीं, यानी सेल से आपको कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना। अब आपको क्या गिवन होगा, आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा। और नेट प्रॉफिट से आपने चल के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फ्लो निकालना है। पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, फिर हम उसमें नॉन कैश आइटम को भी
एडजस्ट करके कैश का फ्लो निकालेंगे कि पैसा कितना आया और गया है। तो बच्चों जितना प्रॉफिट हो रहा होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट नजर आ रहा है, वो पूरा का पूरा जरूरी नहीं कि मेरे बैंक में भी उतना ही पैसा हो। ठीक है। अब मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपए, और मेरे बैंक का जो बैलेंस है एसेट्स में, बैंक में पैसा मेरा आ रहा है 25,000 रुपये। जो प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है उसका पैसा कहाँ गया? जो नेट प्रॉफिट हुआ है, सेल हुई होगी तभी आया होगा। सेल्स हुई होगी, फिर मान लो 30-40 लाख की मैंने सेल की होगी, 40 लाख की कुछ, फिर मैंने कुछ खर्चे कर दिए होंगे, लैक्स में एक्सपेंसेस कर दिए होंगे। ठीक है। और कुछ लॉसेस वगैरह हो गए होंगे, तो बैलेंस प्रॉफिट मेरा ये नेट प्रॉफिट बच रहा है 3 लाख। मगर बैंक में एक्चुअल मेरा कैश का और जो बैंक का बैलेंस है वो मिला के भाई 25,000 रुपये है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपका नेट प्रॉफिट हो वही आपका बैंक का बैलेंस नजर आएगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर होता है, कैश ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स और परचेजेस से रिलेटेड, मतलब सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड उसमें एक्टिविटी आती है, जो खर्चे हो गए और जो इनकम हो गई। बैंक बैलेंस में, भाई बैंक बैलेंस में तो फिक्स एसेट भी मैंने खरीदी है बेची है वो भी तो आ सकता है। मैंने फिक्स एसेट खरीद ली, तो वो जो नेट प्रॉफिट का पैसा आया था, मैंने एक नई मशीन खरीद ली, तो वो पैसा वहां चला गया होगा। ठीक है। या मैंने कोई पुराना लोन है वो पे कर दिया होगा उस कैश से। तो ये कैश का बैलेंस है, तो हमें ये कैश बैलेंस मैच करना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया है कि नेट प्रॉफिट का मतलब जरूरी नहीं है कि आपका कैश का फ्लो भी उतना ही हुआ है, एग्जैक्ट उतना हुआ है, वो मुझे कैश का फ्लो मैच करना है बस, कि पैसा कहाँ पर आया है कहाँ पर गया है। तो इनडायरेक्ट मेथड, नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा। ठीक है। आपको सेल नहीं गिवन होगा, डायरेक्ट मेथड सेल से निकालते हैं, इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट से निकालते हैं। ठीक है जी। तो हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका फॉर्मेट लिखेंगे। तो क्योंकि हमारे कोर्स में है ही इनडायरेक्ट मेथड, तो हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा, तो इसके नीचे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में WN1 लिख लो, वर्किंग नोट 1। ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे अभी करा, अभी देखते हैं, लिखते हैं अभी इसको। तो जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखें जी ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें आपने लेना है सबसे पहले, इसकी नंबरिंग करवा देता हूँ। नंबर 1 पे आपको चेक करना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज या रिटर्न ऑफ एक ही बात होती है। फिक्स एसेट्स के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो ले लेनी है। दूसरे नंबर पे आपको लेना है इंटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ, या एक वर्ड और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, एमोटाइज्ड। ये वर्ड कई बार दे देंगे, अमोटाइज्ड वर्ड। अमोटाइज्ड मतलब राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ होना ही होता है। इंटेंजिबल एसेट कौन कौन सी होती हैं वो ब्रैकेट में लिख सकते हो। एग्जांपल, गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू कम हो रही है। पेटेंट्स बहुत सारी होती हैं। ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं आप।
और अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है जी, तो अमोर्टाइज्ड हो रही है, यहाँ पर ले लेनी है। तो बच्चों इसका ये ले क्यों रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ बना देता हूँ। चलो ट्रेडिंग छोड़ो। ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट से होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, वो सेल से आता है, आपको पता है। तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 रुपये, यहाँ पर आ गया रेंट, यहाँ पर आ गया सैलरीज से 6,000, 8,000। ठीक है जी, बैलेंस मेरा आ रहा है नेट प्रॉफिट। यहाँ पर बच्चों बैलेंस आ गया। हाँ जी, अब बैलेंस कितना आ रहा है जी, बैलेंस आ गया आपका 16,000 का। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे जो फ्लो आया, जो कैश का फ्लो आया सेल करके, ठीक है, उसमें से मैंने रेंट पे कर दिया, सैलरी, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। रेंट पे करेंगे तभी बिजनेस चल पाएगा, सैलरी पे करेंगे एम्प्लॉयज की तभी बिजनेस ऑपरेट हो पाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग फ्लो आ गया 16,000 पे। अब अगर यहाँ पे P&L में कोई और आइटम नजर आए, जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, वेदर कैश और नॉन, चाहे कैश एक्सपेंस है चाहे नॉन कैश है, सारे ही आते हैं, लॉसेस भी आते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सपेंस आपको याद है, आप लिखते हो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये मान लो 5,000 पे डेप्रिसिएशन है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट जो बच के आएगा वो 11,000 हो गया। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि ये तीनों टाइप के एक्सपेंस में कैश का फ्लो किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा। कैश का फ्लो बताना, बस कैश का फ्लो मतलब पेमेंट ही हो रही है, एक्सपेंस पे करते हैं। रेंट जो 6,000 का है, क्या इसमें कैश का फ्लो हो रहा है, सर बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि रेंट पे करते हैं तो पेड आउटफ्लो हो रहा है। उसके बाद बोलो जी सैलरीज, सैलरीज में क्या कोई कैश इन्वॉल्व है, 8,000। तो सैलरीज बच्चों हम एम्प्लॉयज को देते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम बोलते हैं ये लो जी आपके इस महीने की या इस साल की जो सैलरी है, हर महीने हम उनको पे करते हैं। तो ऑब्वियस है हम इन सबको कैश पे करेंगे, कैश पे करेंगे, तो कैश पेड है, आउटफ्लो है कैश का, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है जी। तीसरा खर्चा हमारा आ रहा है अब डेप्रिसिएशन। जल्दी से बताओ क्या डेप्रिसिएशन में कैश की इन्वॉल्वमेंट है, 5,000 डेप्रिसिएशन, क्या इसमें कैश में कैश की इन्वॉल्वमेंट है, कैश इन्वॉल्व है। डेप्रिसिएशन क्या हम कैश में पे करते हैं। तो बच्चों डेप्रिसिएशन का मीनिंग वैसे क्या होता है, तो वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी एक मशीन है, मेरी मशीन की वैल्यू है मान लो 18,000 रुपये, और उसकी वैल्यू हो गई कम। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ही है कि वैल्यू कम हो जाती है, 5,000 कम हो गई, अब उसकी वैल्यू है 13,000। अब ये जो मशीन की वैल्यू मेरी कम हो गई है, क्या मैंने ये 5,000 रुपये किसी को कैश पे किए हैं, ये मशीन मैंने खरीदी थी किसी डीलर से, जिस डीलर से खरीदी थी क्या मैं उसको फ़ोन करके बोलूँ कि भैया आ जाओ ये 5,000 रुपये ले जाओ, क्योंकि आपने जो मुझे मशीन दी थी उसकी वैल्यू हो गई है कम, और ये 5,000 रुपये आपको मैं कैश पे कर देता हूँ। या वो आके मेरे से मांग रहा है कैश कि आपकी वैल्यू कम हो गई है। अरे भैया डेप्रिसिएशन कैश में पेड नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमने किसी को कैश में नहीं पे करना, वो ऑलरेडी जब मैंने खरीदा था तो मैंने पूरा कैश पे कर दिया था खरीदते टाइम। डेप्रिसिएशन सिर्फ मैं अपना लॉस, एक्चुअल लॉस निकालने के लिए दिखा रहा हूँ, या एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जो मेरी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बैठे बैठे,
ठीक है, मैंने उसको यूज किया है, बिजनेस में यूटिलाइज किया है, तो ये मेरी नॉन कैश एक्सपेंस है, एक तरह से नॉन कैश, इसको मैं कैश नहीं बोल सकता। ये दोनों तो कैश है, ये कैश एक्सपेंस है, कैश का आउटफ्लो जा रहा है, मगर ये जो डेप्रिसिएशन है इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं जा रहा। अब आते हैं वापस। तो बच्चों, आपको नेट प्रॉफिट अब गिवन है, ऊपर लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट अगर गिवन है 11,000 मगर इसमें 5,000 का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं है, पैसा तो दिया ही नहीं किसी को, और वो ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है। मतलब ये माइनस नहीं होना चाहिए था, अगर मुझे कैश का फ्लो निकालना है एग्जैक्ट, तो 11,000 में 5,000 का तो आउटफ्लो कैश का हुआ ही नहीं है, तो क्या करूं, इसको रिवर्स कर दूं, हटा दूं। हटाने के लिए क्या करूंगा, इसको वापस प्लस कर दूंगा, बस वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 5,000 जब मैं प्लस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा वापस से, 16,000 रुपये। यानी डेप्रिसिएशन के बिना मेरा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा कैश का फ्लो नहीं हो रहा है इसमें, तो ये कैश के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। मुझे प्रॉफिट नहीं निकालना, मुझे तो प्रॉफिट में से अपना कैश का फ्लो देखना है कि कैश कितना जनरेट हुआ है, यानी कैश कितना आया है या गया है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो ऐड लिखा हुआ ना रेड पेन से, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले हमने समझ लिया कि भैया नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये दोनों जो मैंने लिखे हैं, ये दोनों के दोनों नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर कर रही है, ये अपीयर कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने उसका अफेक्ट कैंसिल करना है, क्यों, क्योंकि वो नॉन कैश है। ऐसे ही जो गुडविल रिटर्न ऑफ होती है, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होती है, राइट ऑफ होने का मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, तो जो वैल्यू कम होगी वो भी तो लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो भी नजर आ रहा होगा यहाँ पे, टू गुडविल रिटर्न ऑफ या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, जो भी अमाउंट है, तो जो भी अमाउंट P&L में आ रहा है और वो नॉन कैश है, जैसे डेप्रिसिएशन लिखा था वो भी नॉन कैश है, ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर दिया ऑलरेडी। ये जो मुझे गिवन है ऊपर, इसमें मैंने क्या करना है, अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को, नॉन कैश लॉसेस को वापस प्लस कर देना, क्योंकि उसमें कैश का फ्लो नहीं हुआ। तो दो हमने ऐड कर दिए, डेप्रिसिएशन चार्ज और इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, ये दोनों नॉन कैश है, और मेरे P&L में क्योंकि आते हैं, मैंने इसका रिवर्स कर दिया अफेक्ट कैंसिल करने के लिए। ठीक है जी। नंबर 3 पे लिखें, लिखे जी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती है भाई, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट है उसके ऊपर, तो वो भी मैंने यहाँ पर वापस प्लस कर देना है। सर इंटरेस्ट तो हम कैश ही पे करते हैं, हाँ बिल्कुल कैश पे करते हैं, ये कैश का फ्लो हो रहा है इसमें, तो फिर हमने क्यों प्लस किया, अभी देखते हैं क्यों प्लस किया। तो पहले लिख लें, जरा फॉर्मेट लिखो, इसमें लिखो ए और बी करके लिख लो, एक और लिखो थर्ड पॉइंट के अंदर ही। भाई आपको बस ये ध्यान देना है कि इंटरेस्ट, कोई भी कोई भी लोन हो उसके ऊपर लेना है, जो भी मैंने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है, कैश पे किया होगा, ऑब्वियस है कैश पे किया होगा इंटरेस्ट, तो वो मेरा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। पहले तो मैं लिख रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो ये दोनों एक साथ लिख लो, ये आपको याद रहे, इसलिए मैंने ए और बी करके लिखवा दिया। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको पता है कि 6 महीने 8 महीने के लिए लोन लिया है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दे सकते हो, वो भी आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर जो आते हैं ना लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो सारे के सारे उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी पे किया है। ठीक है जी।
तो वो सारा हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब वो क्यों ऐड हो जाएगा, तो बच्चों हेडिंग देखो पहले रेड वाली। तो इसके अंदर पहला ब्लॉक हमने बनाया नॉन कैश वाले खर्चे, उसके बाद एक और है नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे ऊपर अगर ए में यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, कौन से ए में मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है भैया कैश का फ्लो। एक तो कैश मतलब नॉन कैश नहीं होनी चाहिए, एक तो मुझे कैश का फ्लो निकालना है, दूसरा मुझे निकालना है ऑपरेटिंग। ठीक है ना, दो चीजें हैं। एक तो कैश होनी चाहिए यानी नॉन कैश को रिवर्स कर दो, फिर दूसरा होना चाहिए ऑपरेटिंग होनी चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग को रिवर्स कर दो। लिखा हुआ एड, हमने लिखा हुआ है एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों नंबर 1 और नंबर 2 वाले आपके नॉन कैश थे, वो समझ आ गया आपको। ठीक है ना, नॉन कैश है तो हमने वापस प्लस कर दिए। अब नॉन ऑपरेटिंग भी कोई होगा ना तो वो भी वापस प्लस कर दिया जाएगा। आपको पता है कि पी एंड एल अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं। हाँ जी सर। तो यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी आता है, बिल्कुल आता है सर, जो भी अमाउंट है। तो बच्चों ये सारे खर्चे माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट का बैलेंस आएगा। अब ये नेट प्रॉफिट में मैंने ये दो तो थे नॉन कैश, ये वापस मैंने प्लस कर दिए। और ये बच्चों आपका होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्यों होता है, तो बच्चों तीन टाइप की एक्टिविटी हैं, मैंने शुरू में बताया। अभी वैसे फाइनेंसिंग आपने करनी है। देखो भाई, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है बिजनेस में जो पैसा फाइनेंस करना है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मशीन लगानी है, पेन बनाने की मशीन लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा फाइनेंस कितना, कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन से दो सोर्स हैं, तो या तो भैया मैं अपनी कैपिटल लगा दूंगा, यानी मैं अपने घर से लेकर आ रहा हूँ। और अगर कैपिटल कम पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं, फिर हम लोन ले सकते हैं। वो लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और लोन होगा तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है जी। तो ये जो एक्टिविटीज हैं इनको बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब ये ऑपरेटिंग नहीं है, डे टू डे थोड़ा ना, मैं डेली थोड़ा लोन लेता रहूंगा जाके, या हर महीने थोड़ा लोन लूंगा, हर 6 महीने बाद लोन थोड़ा लूंगा। हाँ, एक बार लोन ले लिया, मशीन लगा दी, उसके बाद डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंस मतलब जो मान लो मैंने प्रोडक्शन करनी है पेन की, तो पेन बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो तो मेरे ऑपरेटिंग हो जाएंगे। इंटरेस्ट जो है वो मैं क्यों पे कर रहा हूँ, पेन बनाने के लिए नहीं, इंटरेस्ट मैं इसलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपना पैसा नहीं है और मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो मैं उसके ऊपर पे कर रहा हूँ। लोन मेरा कौन सी एक्टिविटी है, लोन मेरा सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। सिंपल, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब कि जैसे ही लोन मैं पे कर दूंगा वो खत्म हो जाएगा, तो मैं इंटरेस्ट पे करना बंद कर दूंगा। मान लो मैंने लोन लिया है 6 महीने के लिए, ठीक है, तो पहले 6 महीने में मैं इंटरेस्ट पे करूंगा हर महीने। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने लोन पे कर दिया, क्या उसके बाद लोन इंटरेस्ट पे करूंगा, नहीं। मगर मेरे पेन तो बनते रहेंगे ना, मेरी जो प्रोडक्शन है वो तो होती रहेगी। तो मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये तो मेरा लोन से रिलेटेड था। लोन क्योंकि मेरा फाइनेंसिंग है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी फाइनेंसिंग है। पहले इतना क्लियर। अब बच्चों अगर ये इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ऑब्वियस है ये ऑपरेटिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग थोड़ा ना ये तो फाइनेंसिंग है, राइट। जो फाइनेंसिंग है वो ऑब्वियस है ऑपरेटिंग में तो आ नहीं सकता, तो इसको नॉन ऑपरेटिंग बोला जा रहा है। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, जो सिर्फ ऑपरेटिंग से रिलेटेड, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड आपने खर्चे किए हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, सेल्स जनरेट करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए, राइट।
चलो अब पहले आपको ये समझ आ गया कि इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर पे किया है वो ऑपरेटिंग नहीं है भैया, नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? क्योंकि उसकी असली जगह फाइनेंसिंग है। हाँ जी सर, आ गया। अब आ जाओ फिर इसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अगर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सारे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा ना हम ऐसे करते हैं कि नहीं जी सिर्फ ऑपरेटिंग लेने, नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेने या नॉन कैश नहीं लेने। पी एंड एल अकाउंट तो आपने बनाया हुआ है, आपने 11th में, याद करो। आप 11th में पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, उसमें लोन आ जाता था लाइबिलिटी में या क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लोन दिया होता था। तो उसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, मंथ्स के अकॉर्डिंग करते थे अगर मंथ्स दे रखे हैं, और वो आप पी एंड एल की डेबिट साइड में लिख देते। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि खर्चा है भाई। खर्चा चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों तरीके का पी एंड एल में जरूर आएगा, राइट। तो भैया फिर से वही कहानी, ये नॉन ऑपरेटिंग है, यानी मुझे नहीं चाहिए था। मुझे कौन सा चाहिए? नम ये ऊपर मैंने बताया था, मुझे पहला तो चाहिए कैश, दूसरा चाहिए ऑपरेटिंग, यानी कि जो नॉन कैश है वो भी रिवर्स कर दो और नॉन ऑपरेटिंग है वो भी रिवर्स कर दो। ठीक है जी। तो लाओ जी, अब जल्दी से, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ये प्लस क्यों कर रहे हैं। तो अब क्या क्या प्लस करते हैं, मैं जल्दी से आपको फॉर्मेट लिखवा देता हूँ, आइटम कुछ लिखवा देता हूँ। सबका लॉजिक वही है, या तो वो नॉन कैश आइटम होगी और या वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगी, इन दोनों से रिलेटेड आइटम होगी, राइट। पी एंड एल में वो ले चुके हैं, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। तीन आप लिख चुके हो। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, दोनों के ऊपर चेक करना है और लेना है। नंबर 4 पे लिखें जल्दी से फिर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स एसेट पे हो गया या इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी फिक्स एसेट में ही आती है, नॉन करंट एसेट्स जिसको आप बोलते हैं। लॉस ऑन सेल। नंबर 5 पे लिखें जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी आपको पता है पी एंड एल के डेबिट साइड में आता है प्रोविजन, मगर प्रोविजन भी नॉन कैश होता है। जो मेरा पैसा डूबने वाला है, डूबने वाला है तो मैं उसको किसी को पैसे थोड़ा ना दे रहा हूँ, कैश थोड़ा ना दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रोविजन उसका लगा रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो वो मैं अपना शो कर रहा हूँ पी एंड एल के डेबिट साइड में। नंबर 6 पे लिख लें आप, अंडर राइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ। तो बच्चों ये इनमें से जो भी आपको एक्सपेंसेस गिवन होंगे वो आपने लिख देने हैं और यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। टोटल के सामने फिलहाल कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम का भी वही फॉर्मेट है, लॉजिक है यहाँ पर। पी एंड एल में जैसे इनकम भी होती है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल गया 6,000 रुपये। तो ये तो मेरे इस प्रॉफिट में बताओ प्लस हो गया होगा या माइनस हो गया होगा नेट प्रॉफिट जो आएगा। ऑब्वियस है ये मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज हो जाएगा और वो इंक्लूडेड है। अब ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? तो बच्चों जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने बोला 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, अभी हम आगे लिखेंगे।
जैसे ये एक तो मैंने ये बता दी फाइनेंसिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, और थर्ड नंबर पे मैंने बोली थी ऑपरेटिंग। हालांकि सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग वाला। ठीक है, तो तीन ही होती है। अब इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग होती है जैसे मैंने बिजनेस शुरू करना था, तो मैंने पेन बनाने की ना फैक्ट्री लगानी है। कैपिटल मुझे मुझे टोटल पैसा चाहिए, मान लो 50 लाख। तो घर से मैंने ले लिए 30 लाख रुपए, मेरे पास कैपिटल मिल गई, घर से पैसा मिल गया। इसके बाद बाकी मैंने लोन ले लिया, 20 लाख का मैंने लोन ले लिया। तो मेरे पास टोटल फाइनेंस का फ्लो आ गया 50 लाख, ये पैसा आ गया। ठीक है जी। अब ये पैसे का क्या करूंगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट करना था, फैक्ट्री लगानी है, 50 लाख मैंने अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या मैं सीधा पेन बनाना शुरू कर दूं? नहीं, पहले मुझे अपनी फैक्ट्री का सेटअप बनाना पड़ेगा, यानी मुझे कोई जगह लेनी पड़ेगी, पहले बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर मशीन खरीदनी पड़ेगी, एक या दो या जितनी भी रिक्वायर्ड है। पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, टूल रूम बनाना पड़ेगा, फर्नीचर अगर कोई रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, मशीनें रिक्वायर्ड हैं। तो मुझे पूरा सेटअप बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मशीन खरीदनी है, मशीन खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, पैसा पैसा लगाऊंगा। इसको बोला जाता है इन्वेस्ट करना, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म, यानी जो वन टाइम हो रहा है ना, जैसे मशीन जो खरीदूंगा, तो मैं क्या हर साल मशीन खरीदूंगा? हाँ, बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, मगर वो डेली एक्टिविटी नहीं होगी ना। मैंने पहले एक बड़ी मशीन खरीद ली, दो तीन छोटी मशीनें खरीद ली और बिजनेस अपना शुरू कर दिया, तो अब मैं एक डेढ़ साल पहले बिजनेस करूंगा। वो डेली एक्टिव डे टू डे एक्टिविटी नहीं है कि मुझे हर महीने या हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे खरीदनी ही पड़ेगी। तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वन टाइम एक ही बार कर दिया। जब पुरानी हो जाएगी मशीन तो मैं बेच दूंगा, फिर नई खरीद लूंगा। या नया एक और मेरे पास मान लो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैं और मशीनरी ऐड ऑन कर सकता हूँ। वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करेंगे, मगर हर महीने थोड़ा बिजनेस एक्सपैंड होता रहेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको समझ आ गई कि फिक्स एसेट जो भी हम खरीदते हैं, वहां जो पैसा लग गया। तो ये जो 50 लाख इकट्ठा किया था मैंने, इसमें से मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, तो इन सब में मेरा 30 लैक्स, या मान लो जो भी 32 लैक्स इसमें लग गया, ये आउटफ्लो हो गया। अब 32 लाख रुपए हर महीने या 6 महीने बाद मैं नहीं लगाऊंगा। बाकी जो पैसा बच गया, 18 लाख जो बच गया, उससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, उससे मैं वेजेस पे करूंगा, उससे मैं अपने एक्सपेंसेस पे करूंगा, और फिर मैं सेल करके पैसा जनरेट करूंगा। और ये जो सर्कल है ये बार 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 होगा। ठीक है, जैसे ही सेल हो जाएगी, फिर से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, फिर खर्चे पे करूंगा, और फिर सेल करूंगा। ठीक है, तो हर महीने मैं पेन बनाऊंगा बेचूंगा, बनाऊंगा बेचूंगा। तो उसके ऊपर वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग। ऑपरेट ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, ऑपरेट। बिजनेस क्यों चलाते हैं हम? बिजनेस चलाते हैं बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट कैसे अर्न होगा? जब हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को ऑपरेट करेंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो तभी तो सेल होगी। या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग का मतलब है मैंने माल खरीदा फिर बेचा, खरीदा बेचा, और उसमें कुछ खर्चा पे करना पड़ता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग का सर्कल या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल भी इसी में ही आ जाएगा। सेल मेरी इनकम होती है, और जो बाकी खर्चे हैं वो एक्सपेंस हो जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों आपको थोड़ा सा पता चल गया कि इन्वेस्टिंग जो है वो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 32 लाख रुपए लगा दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दूं, या मैं किसी और कंपनी के शेयर खरीद लूं। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पहले तो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा अभी पड़ा हुआ है जो मैंने अभी यूज नहीं करना। ठीक है ना, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो मैं उसको बेटर है कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, किसी बाहर, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस,
और वहां से कुछ मुझे इनकम जनरेट हो जाए। जैसे मैंने एफडी करवा दी, 5 लाख रुपए मैंने बैंक को दे दिए। तो बैंक को क्यों दे दिए? एक तो पैसा सेफ रहेगा, अगर मैं अपने पास रखूंगा तो वो इधर उधर खर्च हो जाएगा। अगर मुझे ये रिक्वायर्ड अभी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो मैं पैसा इसको बैंक को दे दूंगा और फिक्स डिपॉजिट करवा दूंगा। ठीक है। और बैंक उसके ऊपर रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसको मैं बोलूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जल्दी से आप बताओ कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ये इनकम है, क्या ये ऑपरेटिंग इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम अभी हमने समझा जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है। ये ऑपरेटिंग साइकिल है सेल जनरेट करने के लिए। ठीक है ना, जो खर्चे पे किए हैं वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं और सेल मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये तो इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यानी कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इट इज नॉन ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है। बस सिंपल इसका रीजन, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होती है, ऑपरेटिंग में नहीं होती, तो उसका इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। अब ये समझ आ गया ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। वापस आ जाओ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मीनिंग समझ आ गया होगा, भैया नॉन ऑपरेटिंग है, मुझे तो ऑपरेटिंग निकालनी है। ऑपरेटिंग निकालनी है तो ये एक्स्ट्रा इनकम इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूड है तो माइनस कर दो, माइनस कर दो अपने प्रॉफिट में से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सर और भी कोई होती हैं इसमें? लिख लो। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। नंबर 4 पे आप लिखें, ये ऊपर लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो 4 हैं, 4 में से आप 2 ही अभी याद करो, तो 2 ही ज़्यादा यूज होंगी। हाँ बाकी रेंट रिसीव, रेंट रिसीव का मतलब होता है कि मेरी बिल्डिंग है, मैंने एक बिल्डिंग फ्लोर खरीद के, एक्स्ट्रा फ्लोर खरीद के रखा हुआ है, तो फ्लोर जो खरीदा हुआ है वो मेरी कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, मैंने बिल्डिंग एसेट खरीदी हुई है। अब उस फ्लोर के ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरी कौन सी इनकम होगी? मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। मेरी ऑपरेटिंग इनकम तो है जो मैं पेन बना के बेच रहा हूँ, वहां से जो इनकम आ रही है। ये बिल्डिंग का फ्लोर फ्लोर रेंट आ रहा है, वो तो एक्स्ट्रा इनकम होगी ना। एक्स्ट्रा इनकम आपको हमेशा किसी ना किसी एसेट्स पे ही मिलेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से इंटरेस्ट आ गया, कहीं कंपनी में शेयर खरीद लिए, ठीक है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आ गया, ये शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल गया, किसी और कंपनी के शेयर मैंने खरीद लिए। और अगर नहीं खरीदूंगा तो नहीं मिलेगा डिविडेंड भैया, सिंपल। तो क्या मेरे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा अगर मैंने शेयर नहीं खरीदे? मेरा मेन बिजनेस क्या है? पेन का प्रोडक्शन करना। तो पेन प्रोडक्शन करने से अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो शेयर खरीद लो, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। नहीं है तो मत खरीदो, वो तो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाती है। तो ये सारी जो हैं फिक्स एसेट से रिलेटेड इनकम्स हैं, ये हम माइनस कर देंगे। ये माइनस में लिखना भैया, जो भी होगा लिखो जी। इसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए, इसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने क्या किया है, हमने नेट प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी सारी हटा दी, फिल्टर कर दी।
फिल्टर करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको अब बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मगर इसमें भी थोड़ी सी आइटम और रह जाएंगी, तो इसके आगे लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं पूरा लिख देता हूँ। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बच्चों ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये पहला पार्ट ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आप आ गए। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम कुछ और एडजस्टमेंट्स करेंगे। लाओ जी, पहले ये सब हटा देता हूँ। हाँ जी, आओ बच्चों, इसके बाद लिखना शुरू करें। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें आप पहले तो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीएल। और जो भी अमाउंट मान लो जो भी आपको मिलता है उसको किस तरीके से लिखेंगे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो ट्रेड रिसीवेबल हैं, ये आपके डिक्रीज हो रहे हैं, वो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेड पेबल भी चलो इसी में ही आ गया, बाहर टोटल लिख देना। फिर नीचे आ जाएगा टोटल, ऊपर ऐड होके ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस दिस। और अगली ही लाइन में फिर आपने लिखना है लेस इसका ऑपोजिट, इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल। सी और सीएल आपको पता है कौन सी होती है। तो यहाँ पे मान लो आगे इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है, इन्वेंट्रीज, तो ब्रैकेट में अदर करंट लाइबिलिटीज, वो भी आ गई। ठीक है जी। ये बाहर लिख दो, नीचे बैलेंस आ जाएगा। इसको आप बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जल्दी से नोट करें इसको। अभी ये फाइनल फिगर नहीं है, इसको बाहर नहीं लिखना। तो इसमें आपने देखना है लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड ब्रैकेट में लिखें प्रीवियस ईयर, सॉरी, अच्छा ये पे कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, लिखो लिखो लिखो, प्रीवियस ईयर जितना टैक्स पे किया है, तो पिछले साल का टैक्स हम इस साल पे कर देते हैं। आपको गिवन होगा, माइनस करना।
अब माइनस करके देखो फिगर कहाँ लिखनी है, नेक्स्ट लाइन में लिखनी है, मगर आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में फाइनल फिगर। और इसके बिल्कुल सामने लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब इसके बाद आप एक बनाएं वर्किंग नोट्स। इसमें लिखें कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले इसमें चाहिए नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बैलेंस का मतलब है डिफरेंस। इसको आपने कैसे निकालना है, तो इसके लिए आप इक्वेशन एक याद कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का ही क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसमें से लेस ओपनिंग बैलेंस। बस सिंपल। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव फिगर गिवन है, नेगेटिव फिगर बेटर लॉस की होती है। अगर आपको लॉस गिवन है तो इसी इक्वेशन में आपने उस माइनस को यूज करना है। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है मान लो 1,20,000, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 65,000। तो इस साल प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? तो पॉजिटिव आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस प्रॉफिट का है कितना, 55,000 का, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गिवन होती है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन होती है। रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम है। चलो आओ, इसके बाद करो जी ऐड एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को बांट देना। ठीक है। मैं इसके भी एग्जांपल पहले हल्का सा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो नेट प्रॉफिट होता है, ये मान लो आ रहा है 1,00,000 रुपए। ठीक है जी। अब इसमें जो गुडविल है, डेप्रिसिएशन है, वो सब हमने समझ लिया कि क्यों हम रिवर्स कर रहे हैं। मुझे ये वाले प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट है इसमें मैंने वो जो ऊपर आइटम्स लिखी थी फॉर्मेट में लिखी है। आप एक बार अपने फॉर्मेट में जाके देख सकते हो, बजाय तो यहाँ पर ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे लिखा हुआ है वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट में निकालेंगे, क्यों निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो सब अभी देखेंगे। तो मुझे ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए जो पी एंड एल अकाउंट में नजर आ रहा होगा। ऑब्वियस है, अभी हमने समझा था, इसी इसी में ही हमने सारा प्लस माइनस एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये जो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, नेट प्रॉफिट,
अब कंपनी इसमें से ना कुछ एप्रोप्रिएशंस कर देती है। एप्रोप्रिएशन का मतलब इसकी डिवीजन कर देती है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आपने अगर पार्टनरशिप का चैप्टर कर रखा है, पहला चैप्टर फंडामेंटल, उसमें आपने यही किया, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, आप बना देते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें आप चलो पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स लेते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, एक आइटम और लेते थे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी वहां पे डेबिट में। आपका उसका इफेक्ट क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जो कंपनी होती है ना, कॉर्पोरेट बिजनेस होते हैं, वो भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अप्रोप्रिएट करके, अप्रोप्रिएशंस करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, या बड़े सारे रिजर्व होते हैं उसमें ट्रांसफर करती है कंपनी। तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, मान लो इसमें से भैया रिजर्व्स जनरल रिजर्व में डाल दिया, चलो कॉमन रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व में 20,000 पे डाल दिया। अब जनरल रिजर्व में 20,000 डाल दिया, जल्दी से बताओ कि बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना नजर आ रहा होगा, बैलेंस कितना नजर आ रहा होगा, बैलेंस नजर आ रहा होगा 80,000, ठीक है ना, 80,000 का बैलेंस नजर आ रहा होगा। अब क्या मेरा प्रॉफिट 80,000 है? नहीं, मेरा प्रॉफिट तो ये है 1,00,000 रुपए, और मुझे ये नजर आ रहा है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 80,000। क्यों? क्योंकि 20,000 तो मैंने जनरल में डाल दिए उसमें से। तो 20,000 जो जनरल में डाल दिए वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट था, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसका हम नाम लेते हैं, वो 1,00,000 रुपए है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि 1,00,000 में से जनरल में डाल दिया 20,000। तो मैं उसको 1,00,000 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, 1,00,000 वापस ऐड कर दो, 80,000 आपको गिवन है, ये गिवन है आपको, एक 20,000 ट्रांसफर किया तो प्लस करके आपको 1,00,000 मिल जाएगा, ठीक है सर। दूसरी आइटम समझे। फिर आगे जी इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है, उसके ऊपर कितना टैक्स आपका बनता है, पहले तो वो बताओ, टैक्स बताओ जी कितना बनता है। तो हमने ना एक प्रोविजन फॉर टैक्स बना दिया, हमने इनकम टैक्स वालों को बोला कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1,00,000 रुपए, ये, और इसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स वाले की रेट होगी, परसेंटेज होगी, मैं अंदाजा ले लेता हूँ कि 30% का टैक्स दे रहे हैं, 30% परसेंटेज आपको नहीं दी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हटा देता हूँ, 30% मान लो टैक्स है, तो कितना टैक्स मैंने बनाया होगा, 30,000 पे टैक्स देना है ना। तो अब टैक्स देने के बाद मेरा जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है वो कितना नजर आ रहा होगा, जनरल में डाल दिया 20,000, टैक्स में भी डाल दिया 30,000, तो 50,000 बैलेंस आ रहा होगा। बस सिंपल सा पॉइंट। तो 1,00,000 के प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस हो गया होगा, जनरल भी माइनस हो गया होगा, और बैलेंस आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। बस, तो इसमें क्या करूंगा, प्लस 20,000 प्लस 30,000 टैक्स, वापस प्लस करके 1,00,000 रुपए मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। इसको मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने से पहले का प्रॉफिट, ये चाहिए मुझे, और ये गिवन है, 50,000 गिवन है, मुझे वहां से इधर जाना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ये हटाओ। नंबर 3, एप्रोप्रिएशन में एक और चीज आ जाती है। नंबर 1 पे जनरल में डाल दिया 20,000, फिर इनकम टैक्स वाले आ गए 30,000, उनको दे दिया। अब बैलेंस कितना बचा, 50,000 बचा, 50,000 का प्रॉफिट बच गया। अब कौन आएगा, शेयर होल्डर आ जाएंगे। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं, मालिक होते हैं, मालिक हैं भाई, बिजनेस के मालिक हैं। वो आगे, अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी, कुछ प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, तो जो मैनेजमेंट टीम है वो बताएगी, वो अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल सारा आगे रख देगी शेयर होल्डर के सामने। मालिक पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा, तो कहेगी हाँ जी कमाया है, 1,00,000 कमाया है, टैक्स वगैरह देने के बाद बचा है 50,000। तो शेयर होल्डर बोलेंगे भैया हमें भी कुछ दे दो, तो कंपनी उन्हें भी कुछ दे देगी। क्या देती है कंपनी उनको, डिविडेंड,
तो कुछ भी डिविडेंड कंपनी पे कर रही है तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट में से पे करे। 50,000 का प्रॉफिट बचा था, ठीक है जी, और दे दो इसमें से 35,000 दे दो डिविडेंड, कुछ भी दे दो। 35,000 का डिविडेंड दे दिया। अब बैलेंस प्रॉफिट कितना, फाइनल बैलेंस कितना नजर आ रहा होगा? सर फाइनल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सिर्फ 15,000 नजर आ रहा है। 15,000, ठीक है जी। अब कहानी समझ आई? 15,000 का बैलेंस आपको नजर आ रहा है। इसमें से ये तीन तो हमने अप्रोप्रिएशन कर दिए हैं, तो तीनों को इसमें प्लस कर दो, तो आपको 1,00,000 रुपए निकालना है। ठीक है जी। आओ जल्दी से फॉर्मेट लिखो इसका। यहाँ मैंने 55,000 दिया हुआ है। ये फिगर अलग है, इमेजिनरी फिगर है भैया। फिगर्स में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ 55 है वहाँ 15 है। ठीक है जी, ये तो इमेजिनरी है। आप सिर्फ आइटम्स पे ध्यान दो। नंबर 1 पे आपको लिखना है, लिखो जी। ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब बहुत सारे रिजर्व हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जनरल रिजर्व, कॉमा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉमा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए आपको रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग याद करनी पड़ेगी, उसकी आइटम कितनी होती हैं। तो बहुत सारे रिजर्व है, हालांकि आपको सिर्फ लिमिटेड यहाँ पे कैश फ्लो में 2 या 3 आपको जो मैंने मेनली लिखी दी है, ठीक है जी। तो इन्हीं के बीच में से कोई ना कोई रिजर्व आपको दिया होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे लिखें प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके ब्रैकेट में भी कुछ लिख लें, लिखो जी मेड स्लैश प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का टैक्स तो ऑब्वियस है, इस साल के प्रॉफिट में से इसी साल का टैक्स जो है वो प्रोविजन बनाया जाता है कि इस साल कितना टैक्स भैया बन रहा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइडेड, दोनों का मतलब एक है कि इस साल कितना टैक्स कैलकुलेट किया है। नंबर 3, नंबर 3 पे आप लिखे डिविडेंड। अब डिविडेंड आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। डिविडेंड की टाइप्स होती है, आपका प्रपोज डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है। ठीक है, तो जो भी आपको दिया हो वो दोनों ले लेने, डिविडेंड होना चाहिए। लिखो जी प्रोपोज्ड डिविडेंड। ब्रैकेट में लिख लो डिक्लेयर्ड और अप्रूव्ड। एक तो ये होना चाहिए, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो डिक्लेयर्ड ही है या अप्रूव्ड है। तो डिक्लेयर्ड होना चाहिए, मतलब नॉट डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। आगे लिख लो फॉर प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेना होता है। नंबर 4 पे लिखें इंटरिम डिविडेंड। है, ये भी डिविडेंड ही है। मतलब टोटल आपको 3 आइटम चेक करनी है, रिजर्व्स, टैक्स और डिविडेंड। डिविडेंड आपके 2 नाम हो सकते हैं, दोनों दिए हैं तो दोनों ले लो। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि साल के बीच में, अभी साल चल रहा है, अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ इंटरिम डिविडेंड दे दिया। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड दे दिया,
तो वो भी आपका एप्रोप्रिएशन में ही आ जाता है। लो जी, ये जो भी अमाउंट आएगा इसको प्लस कर दें। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी। एक आइटम और होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो वो फिलहाल अभी हम पहले थोड़ा सा फ्लो बना लें, फिर वो बाद में आएंगी तो उसको इसी में ही एडजस्ट करवा देंगे। ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को इसी फॉर्मेट में हमें प्लस माइनस जो भी करना है पहले उसका मीनिंग समझेंगे, पहले यहाँ तक समझे। ये बेसिक फॉर्मेट है आपका और ये आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो आज बच्चे ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपने ले लेना है यहाँ पे। ठीक है जी। और बाकी का फॉर्मेट आप लिख चुके हैं, तो यहाँ तक नोट हो गया सबका। चलो इसके बाद यहीं पे ही नीचे बना लें। बी में आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो मैंने फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है वो, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो हमने इसमें शो करना है। आओ जी, सबसे पहले आप ले लें सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिसका नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आपको जिस नाम से एसेट गिवन होगी आपने वही नाम यूज करना है। फिक्स एसेट टेंजिबल वाली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है तो वो ले लो। सेल है तो पैसा इनफ्लो है, तो ऑब्वियस है प्लस की आइटम। फिर आप ले लें सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, इफ एनी। अगर है सेल बहुत कम होती है तो क्लियर गिवन होगी तो सेल हम ले लेंगे। सेल ऑफ, इसके बाद लिखें सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये हमारी पॉजिटिव फिगर है, प्लस का है। एक और लिखें जी, रिकवरी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस ये आपको पता होगा। नॉन करंट एसेट्स में एक हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो नॉन करंट एसेट है, मैं हमारी कंपनी ने किसी को लोन एडवांस कर रखा है, लोन दिया हुआ है, तो लोन जब दे रखा है तो ऑब्वियस है वो एसेट है। ठीक है। और एसेट जो है नॉन करंट एसेट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, जिसको लोन दिया हुआ है और रिकवर हो रहा है। यहाँ लिखा रिकवर, रिकवरी का मतलब है कि अब पैसा पहले दिया हुआ था, अब लोन वापस रिकवर हो रहा है। हमने किसी को 2 साल के लिए लोन दिया था, वहां से पैसा वापस आ रहा है तो रिकवरी हो रही है। और रिकवरी आपकी इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है प्लस की आइटम। एक और लिख लो, रिकवरी ऑफ शॉर्ट टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन किसी को दे दिया, किसी और कंपनी को हमने 6 महीने का लोन दे दिया, 6 महीने बाद पैसा वापस मिल गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म है। तो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सारी आपकी पॉजिटिव हैं। और अगर इन्हीं सब को रिवर्स कर दें, यानी वो आउटफ्लो हो जाएगा, रिवर्स करने के लिए तो मैं लिख रहा हूँ इसमें परचेजेस ऑफ टेंजिबल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाली आइटम सारी रिपीट हो रही हैं, जो सेल हो रही थी अब परचेज कर रहे हैं। परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मशीन खरीदी है तो बच्चों आउटफ्लो होगा माइनस में, बस लिखते जाओ अब। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट गुडविल पेटेंट अगर खरीदे हैं तो आउटफ्लो है, पैसा दे के ही खरीदोगे। फिर लिखो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, माइनस करो। फिर ये दो आइटम आई थी, रिकवरी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो भैया जब पैसा वापस मिल रहा है तब तो रिकवर हो गया, और जब आप और लोन दे रहे हो, इस साल और कंपनीज को हमने लोन दे दिया, लोन दे दिया या किसी को एडवांस दे दिया, तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, ग्रांटेड वर्ड यूज कर लिया, ग्रांट किया ना, हमने किसी को ग्रांट कर दिया लोन, जैसे बैंक ग्रांट करता है हम, तो हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक ग्रांट कर रहा है, बैंक दे रहा है। लोन देने का मतलब होता है बैंक ग्रांट कर, ग्रांट कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो ऑब्वियस है पैसा देना पड़ेगा साथ में। नेगेटिव फिगर है, कैश का आउटफ्लो है, ऐसे ही लिख दो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, ये भी माइनस में। ठीक है जी। तो ये जहां से पैसा आया इनफ्लो है, प्लस कर दिया, ऊपर वाली आइटम सारी इनफ्लो हैं, नीचे वाली आइटम सारी आउटफ्लो हैं। इसके बाद लिखें, अब इन्हीं एसेट से रिलेटेड अगर कोई इनकम होती है इन्हीं एसेट्स के ऊपर, तो वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी काउंट होगी। इन्वेस्टिंग, तो आओ जी, ऐड, लिखें ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर मिल सकता है, तो इंटरेस्ट मिल सकता है आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है या लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिर लिख लें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, और ये पॉजिटिव फिगर आएगी। क्यों? क्योंकि रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, हमने पैसे को देखना है, कैश, तो कैश आ रहा है तो प्लस, कैश आ रहा है तो माइनस। और कोई इनकम हो सकती है इन एसेट से, बिल्कुल हो सकती है। लिखो जी रेंट रिसीव, बिल्डिंग है, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, अब बिल्डिंग खरीदी है या फ्लोर खरीद के रखा हुआ है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसको रेंटेड किया हुआ है, तो रेंट मिल रहा है, रेंट इनकम है, तो जो पैसा मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। एक और लिख लो डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव,
चलो बस इसी के साथ इसकी छुट्टी। फाइनल फिगर लिख लो। फाइनल फिगर आउटर कॉलम में, और इसके सामने लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम। इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल लिखवा देता हूँ, ऑब्लिक करके लिखो यूज्ड इन, आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव फिगर है या नेगेटिव है। अगर तो है पॉजिटिव तो आप लिखेंगे फ्रॉम, यानी अगर पॉजिटिव है तो फ्रॉम वर्ड यूज होगा, और अगर नेगेटिव फिगर आ रही है तो आप लिखेंगे यूज्ड इन नेगेटिव फिगर के लिए, और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो प्लस या माइनस कुछ भी जो भी आ सकता है एक ही आएगा। तो आप लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश का आउटफ्लो होता है। मशीनें खरीदी हैं, ठीक है, एसेट्स खरीदी हैं, खरीदने में ज़्यादा पैसा जाता है। सेल तो हम करेंगे, पुरानी एसेट बेच दी, तो उस पुरानी एसेट तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। तो ज़्यादातर इसमें आपको नेगेटिव फिगर ही मिलेगी। ठीक है जी। चलो इसके बाद फाइनल एक और फॉर्मेट है आपका फाइनेंसिंग का। तो आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मेट हम कवर कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्हीं फॉर्मेट्स को देख के आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे, फिर साथ साथ उसके लॉजिक्स जो हैं वो भी अपने माइंड में फिट करने हैं हर एक चीज़ के। तो बनाओ जी, सी पार्ट में आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, फाइनेंस क्या होता है जी? तो फाइनेंस में बच्चों आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दो आइटम आपकी आती हैं। एक तो शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी में कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है, और दूसरा लोन्स, जो लोन्स ले रखे हैं, राइट, जो लोन ले रखे हैं वो आ जाएंगे। तो बच्चों फाइनेंसिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। शेयर कैपिटल से जो पैसा आएगा या जाएगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लोन से भी जो पैसा, लोन चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, वो भी आपका फाइनेंसिंग। और इन दोनों के ऊपर कोई कॉस्ट आती है, एंड देयर कॉस्ट, एंड देयर कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, इनके ऊपर जो भी खर्चा होगा तो एक्सपेंस होगा वो भी इन्हीं के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो लाओ लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखो जी, इशू ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये पॉजिटिव है, इशू करेंगे तो पैसा आएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। फिर लिख लो इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स लोन होता है, एक तरह से बोरिंग्स होती हैं। इसका प्रोसेस वही होता है, जो शेयर इशू करती है ना कंपनी, जैसे वैसे ही डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक से पैसा मांगती है। पैसा मांग रही है, पैसा कह रही है हमें लोन दे दो 5 साल के लिए, 6 साल, 7, 8, 10 साल जो भी है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश, तो पॉजिटिव है, प्लस कर देंगे। इसके बाद लिखें जी रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, और इसी के साथ लिख लो फिर याद करने के लिए रेजिंग ऑफ
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बस यही चार आइटम आप चेक करें। सबसे पहले मैंने बोला कैपिटल, कैपिटल आपकी दो टाइप की होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों आ गई पहले पॉइंट में। फिर आपके लोन्स, लोन्स की आपकी कैटेगरी होती है, जैसे डिवेंचर हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई। ठीक है, तो वो सारे रेज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव। अब इनका डिक्रीज ले लो। अगर पैसे दे रहे हैं तो लिखना शुरू करो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में। फिर लिख लें रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना, रिडीम करना, अपनी लाइबिलिटी को रिडीम। रिडीम कैसे करेंगे, हम पेमेंट कर देंगे, पैसे देंगे और वो रिडीम हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस में। इक्विटी शेयर अगर कम हो रहे हैं, वैसे बहुत रेयर केस में आपको एक आधे क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो उसको रिडम्पशन नहीं बोलेंगे हम, उसका नाम लिखेंगे तो माइनस में ही, मगर उसका ना एक नाम अलग से हम यूज करते हैं, प्रॉपर वर्ड उसका होता है बाय बैक करना। कंपनी अपने शेयर्स का बाय बैक कर रही है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब उसका वही है कि पेमेंट कर रही है और अपने शेयर वापस खरीद रही है, तो पेमेंट करके खरीद रही है, कैपिटल कम हो जाएगी। आओ जी, इसके बाद लिखो जी, रीपेमेंट ऑफ, तो ऊपर आया था रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो यहाँ लिख दो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर लिख दो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग। बस हो गए, शेयर कैपिटल कवर कर ली, लोन्स जितने भी थे हमने कवर कर लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे। एंड देयर कॉस्ट, अब ये कॉस्ट क्या होती है, तो भैया शेयर कैपिटल के ऊपर कंपनी क्या पे करती है रिटर्न, डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड माइनस कर दो, आउटफ्लो है। लोन्स के ऊपर क्या पे करती है, इंटरेस्ट, तो लिखो जी लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, एक साथ लिख दो। चलो एक और लिख लो फिर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। मतलब ये आपको याद रहे कि शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर भी अगर इंटरेस्ट है वो भी लेना है, तो इसलिए अलग से लाइन लिखवा दी, वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स में सारा कवर हो जाता है, वो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स दोनों के ऊपर आपको इंटरेस्ट जो पे किया है माइनस यहाँ पर हो जाएगा, आउटफ्लो है ना। और कैपिटल के ऊपर कंपनी पे करती है डिविडेंड, तो लिखो जी जल्दी से प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, देखो जी प्रीवियस ईयर, वही सेम जो वर्किंग नोट्स में लिया था ना फिगर, वही वाली फिगर प्रीवियस ईयर की आपको चाहिए। और इसमें भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड। अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड,
या डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड इसमें लिखो। फिर इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, फाइनल फिगर बाहर, इसमें भी लिखें कैश फ्लो फ्रॉम, या अगर नेगेटिव आ रही है तो फिर से यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी।